हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कार्तिक इंस्टीट्यूशन। तो आज के इस वीडियो में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम बिल्कुल जीरो से हीरो तक का सफर हम तय करेंगे। तो आइए आज के इस वंडरफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आखिर कार्बनिक रसायन का जो मतलब है वो क्या होता है। तो कार्बनिक रसायन में कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन वह शाखा है जिसमें कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, उसके बाद से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हेडिंग लगाएं आप बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। बर्जेलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। एक्चुअल में जे बर्जेलियस ने एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, एक सिद्धांत को बताया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि कार्बनिक यौगिकों को हम लेबोरेटरी में बना नहीं सकते। एक भी कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हम लैब में नहीं कर सकते थे। कितनी बकवास थ्योरी थी इनकी। इन्होंने कहा था सन 1815 में इनकी थ्योरी आई थी, इनका सिद्धांत आया था, और इन्होंने ये बताया था कि अभी तक कार्बन का एक भी यौगिक लैब में नहीं बना है। इनका मानना था कि कार्बन को एक रहस्यमयी बल बनाता है, कार्बन को एक जादुई प्रकार का बल बनाता है। तो इनका मानना था कि कार्बन को एक रहस्यमयी बल बनाता है।
और इस रहस्यमयी बल को इन्होंने नाम दिया वाइटल फोर्स थ्योरी। इनका मानना था कि कार्बन को एक प्रकार का जादुई बल बनाता है। एक प्रकार की जो शक्ति है वही कार्बन का निर्माण करती है। कार्बन को हम लैब में नहीं बना सकते। इसी को हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो जे वर्जेलियस साहब ने यही बताया था और इनका जो थ्योरी थी, इनकी थ्योरी बाद में फेल हो गई। और इनकी थ्योरी को कौन फेल किया था? तो सन 1828 में सन 1828 में इनके कॉन्सेप्ट को एक जोरदार थप्पड़ लगा। और वो थप्पड़ लगा वोलर द्वारा। वो थप्पड़ किसने मारा? वो थप्पड़ वोलर ने मारा। तो सन 1828 में यूरिया को लैब में बना दिया गया। किसके द्वारा बनाया गया? वोलर के द्वारा। भाई, इनकी थ्योरी को फेल करना है यदि आपको, तो आपको लैब में कार्बनिक यौगिकों को बनाना होगा। यदि कार्बनिक यौगिक लैब में बन गए तो इनकी थ्योरी फेल हो जाएगी। तो वोलर साहब ने अमोनिया साइनेट को गर्म करके अमोनिया साइनेट को गर्म करके इन्होंने लैब में यूरिया को बना दिया। और जब इन्होंने यूरिया को बना दिया तो जो विटल फोर्स थ्योरी है वो हो गई फेल। वाइटल फोर्स थ्योरी हो गई फेल। और जब वाइटल फोर्स थ्योरी फेल हो गई तो इनके कॉन्सेप्ट पे जोरदार थप्पड़ लगा। और जो हमारा यूरिया होता है, अमोनिया साइनेट को गर्म करके बनाया गया। तो ये है हमारा अमोनिया साइनेट। और ये है यूरिया। और जब अमोनिया साइनेट को इन्होंने गर्म किया तो यूरिया बन गया। और जैसे ही यूरिया बना तो जे बर्जेलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी की उड़ गई ध से धज्जियां। तो यहाँ तक था आपका इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब यहाँ से कार्बनिक रसायन को हम स्टार्ट करेंगे। कार्बनिक रसायन में कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले हम कार्बन को समझेंगे।
तो सबसे पहले हम कार्बन को समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बन को। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो हमारा कार्बन है वो नॉन मेटल है। कार्बन हमारा अधातु है। और यदि बात करें आवर्त सारणी के हिसाब से, ये दूसरे आवर्त और 12वें वर्ग का सदस्य है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इसका परमाणु क्रमांक जो है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है। और जब कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होगा तो इस पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी और प्रोटॉनों की संख्या भी 6 होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भी 6 होगी। मतलब तीनों संख्याएं हमारी बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 6, प्रोटॉन इक्वल टू 6 एंड न्यूट्रॉन इक्वल टू 6। अब यदि बात करें इसके परमाणु भार की, तो परमाणु भार हम कैसे चेक करते हैं? परमाणु भार हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, परमाणु भार हम प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या को ऐड करते हैं। उसके बाद जो ऐड करने पे निकल के आता है वही हमारा परमाणु भार होता है। तो हम जब ऐड करेंगे तो 6 + 6 = 12 होगा, यानी कि इसका परमाणु भार 12 होता है। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यदि हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 एंड 2p2। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 एंड 2p2 होता है। अब कार्बन को अपने आप को अस्थायी करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को दान देना पड़ेगा। तो यदि हमारा कार्बन चार इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो बना लेगा C4-, और यदि 4 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो बना लेगा C4+। क्यों? क्योंकि इसके बाहरी अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन है और यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तब 8 इलेक्ट्रॉन के साथ ये अस्थायी हो जाएगा। और यदि ये दूसरे ऑप्शन को अपनाता है, यदि
4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे अथवा 4 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे तो इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, जिससे ये अस्थाई हो जाएगा। इसका मतलब कार्बन को अपना अष्टक पूरा करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन को दान में देना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो यदि ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो C4- बनाएगा और यदि 4 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा तो C4+ बनाएगा। मान लेते हैं कि कार्बन ने फर्स्ट ऑप्शन को चूज किया और इसने 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिए। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, जो आप जानते हैं। इसके पास 6 प्रोटॉन हैं। जब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके पास पहले से ही 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और जब 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 10 हो जाएंगे, यानी कि कार्बन के पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 10 हो जाएंगे। पहले थे 6, लेकिन जब 4 ग्रहण किया तो हो गए 10। और प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन नाभिक के अंदर 6 प्रोटॉन हैं, तो प्रोटॉनों की जो संख्या है वो है 6। अब हमारे 6 प्रोटॉन हैं, और जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आए 10, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 6 प्रोटॉनों को 10 इलेक्ट्रॉनों को संभालना संभव नहीं है, क्योंकि 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते। 6 प्रोटॉन सिर्फ 6 ही इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं, वो 10 इलेक्ट्रॉन को नहीं संभाल सकते। इसलिए न तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास 6 ही प्रोटॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 10 हो जाएगी। इसलिए हमारा जो कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा। अब यदि हमारा कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा तो इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। तो अब हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि क्या वो 4 इलेक्ट्रॉन को दान करेगा। उसके पहले हम इस बात को लिख लेते हैं कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को संभालना संभव नहीं है। अब यदि
6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉनों को संभव नहीं है। इसका मतलब कि जो हमारा कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉनों का दान करेगा। तो अब हम सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। कार्बन के पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है 6 और जो प्रोटॉन है वो भी है 6। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर बराबर है, इक्वल है। तो मतलब कि 6 प्रोटॉन ये हमारे 6 प्रोटॉन है और इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉनों ने 6 इलेक्ट्रॉनों को बांध रखा है, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को बांध रखा है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें से 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना है। जैसे ही आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 5। मतलब कि जो प्रोटॉनों की जो पकड़ है वो बढ़ती चली जाएगी। अभी तक 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे, लेकिन अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को संभाल रहे थे। मान लीजिए आपने थोड़ी सी एनर्जी और देके एक इलेक्ट्रॉन को और निकाल। जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो जाएंगे 4। मतलब और पकड़ बढ़ती चली गई प्रोटॉनों की, और पकड़ जबरदस्त हो गई। अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को संभालेंगे। मतलब कि यदि आप और एनर्जी देना चाहें और इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहें तब वो संभव नहीं है, क्योंकि प्रोटॉनों ने इलेक्ट्रॉनों को अब कस के पकड़ रखा है। अब वो इनकी पकड़ में आ गए हैं। मतलब कि यदि आप एनर्जी बाहर से कितना भी दे दें ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने वाले नहीं है। इसका मतलब कि न तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, न कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण से चार इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान काफी उच्च होगा। मतलब कि 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के आकर्षण से 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालना संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक ऊर्जा का मान काफी उच्च होता है। आप इतनी ऊर्जा दे ही नहीं सकते कि 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सके। इसका मतलब कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों का दान भी नहीं करता। तो अब हम देखेंगे कि आखिर कार्बन क्या करता है। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर ले या तो 4 इलेक्ट्रॉनों को दान कर दे। लेकिन कार्बन ने इन दोनों में से
किसी ऑप्शन को सेलेक्ट नहीं किया। तो अब हम देखते हैं कि आखिर कार्बन ने क्या किया। अब कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी करता है। कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए शेयरिंग करता है। तो हम लिखेंगे कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी करता है। कार्बन अपना अष्टक पूरा करने के लिए साझेदारी करता है और साझेदारी करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। और सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम देखेंगे सहसंयोजक बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को। यदि कार्बन दो इलेक्ट्रॉन के यदि कार्बन दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो जो उससे बनने वाला बॉन्ड होगा, वो हमेशा सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा कार्बन है, इसने अपने साझेदारी के 4 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रख दिए। अब कार्बन ने अपने जो शेयरिंग के 4 इलेक्ट्रॉन थे उसको रख दिए। अब सामने से हाइड्रोजन आएगा और जो कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन हैं, चारों इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉन्ड बना लेगा। तो सामने से हमारा हाइड्रोजन आता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में मिल जाते हैं और बॉन्ड बना लेते हैं। इस प्रकार जो कार्बन है उसके शेयरिंग के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसलिए हम तो जब कार्बन दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, जब दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, तो उससे जो बनने वाला बॉन्ड होगा हमेशा सिंगल होगा। जैसे यहाँ पे जब दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी किया, एक कार्बन ने किया और एक
हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आया और दोनों ने मिलके एक बॉन्ड बना लिया। तो जो उससे बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमेशा सिंगल होगा। अब देखते हैं यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है तो उससे जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमेशा डबल बॉन्ड होगा। द्विआबंध होगा। कार्बन ने अपने शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉनों को रख दिया और दूसरे कार्बन ने भी अपने शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉनों को रख दिया। और ये जो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसने अपने कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को हाइड्रोजन के लिए रख दिया और हाइड्रोजन सामने से आके कार्बन के जितने बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ एक बॉन्ड बना लेगा। तो जो कार्बन के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ हाइड्रोजन आएगा सामने से और बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार जो कार्बन है यदि वो 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तब तो वो डबल बॉन्ड बनाएगा। अब हम देखते हैं अगले टॉपिक को। यदि हमारा कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तब हम देखते हैं कि आखिर कौन सा बॉन्ड बनाएगा। यदि हमारा कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करे तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। जैसे मान लेते हैं इस कार्बन ने अपने शेयरिंग के 2 इलेक्ट्रॉनों को रख दिया और सामने वाले जैसे मान लेते हैं कि इस कार्बन ने अपने शेयरिंग के 3 इलेक्ट्रॉन को रख दिया और सामने वाले दूसरे कार्बन ने भी अपने शेयरिंग के 3 इलेक्ट्रॉनों को रख दिया। अब जो कार्बन के एक एक बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं उसको कार्बन छोड़ देगा क्योंकि हाइड्रोजन सामने से आएगा और कार्बन के जो एक बचे हुए बॉन्ड है उसके साथ बंध बना लेगा। जो कार्बन के बचे हुए एक इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। तो जो कार्बन के एक बचे हुए इलेक्ट्रॉन है उसके साथ हाइड्रोजन आएगा और एक एक बॉन्ड बना लेगा। इस प्रकार यदि हमारा कार्बन
यदि हमारा कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब आप हेडिंग लगाइए कि किसी यौगिक में सिग्मा व पाई बॉन्ड की गिनती किसी यौगिक में सिग्मा व पाई बॉन्ड की गिनती। यदि हमारा ए व बी के बीच बनने वाला बॉन्ड सिंगल है तो जो हमारा बॉन्ड बनेगा वो हमेशा पाई बंध बनेगा। यदि ए व बी के बीच बनने वाला बॉन्ड डबल है तो हमेशा जो पहला बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा और जो दूसरा बॉन्ड होगा वो पाई बॉन्ड होगा, यदि ए व बी के बीच डबल बॉन्ड है तो एक बार फिर से, यदि ए व बी के बीच हमारा डबल बॉन्ड बनेगा तो जो पहले बनने वाला बॉन्ड होगा वो सिग्मा होगा और दूसरा बॉन्ड पाई होगा। और ठीक इसी प्रकार यदि हमारा ए व बी के बीच बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो जो बनने वाला बॉन्ड होगा वो पहला बॉन्ड सिग्मा होगा और अगला पाई होगा और फिर अगला पाई होगा। मतलब कि यदि हमारा बनने वाला बॉन्ड ट्रिपल है तो हमेशा पहला बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दूसरा बॉन्ड पाई बॉन्ड बनेगा और उसका अगला भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। जैसे यदि हम एग्जाम्पल के रूप में इसको समझें, इसके एग्जाम्पल को, यदि हमारा कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल हैं, इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड को काउंट करके बताना है कि इस कार्बनिक यौगिक में कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि यदि ए व बी के बीच बनने वाला बॉन्ड सिंगल है तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो कार्बन व हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो बनने वाला जो, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा, क्योंकि कार्बन व हाइड्रोजन के बीच जो बनने वाला बॉन्ड है वो सिंगल है और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ठीक इसी प्रकार यदि इस कार्बनिक यौगिक में आपसे पूछा जाए कि जो बनने वाला बॉन्ड होगा कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और कितने पाई बॉन्ड बनेंगे, तो आप इसका जवाब देंगे कि जितने हमारे सिंगल कार्बन व हाइड्रोजन के बीच जितने सिंगल बॉन्ड बनेंगे उसमें जो हमारा बनने वाला बंध होगा वो सिग्मा बंध होगा। यहाँ भी यदि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड सिग्मा बनेगा और दूसरा बॉन्ड पाई बनेगा। यदि कार्बन हाइड्रोजन के बीच पहला बॉन्ड सिंगल है
तो हमेशा पाई बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार यहाँ जो सिग्मा बंध आया वो आया 4 और पाई बंध इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ जो आया सिग्मा बंध वो आया 3 और पाई बंध सिग्मा बंध 5 और पाई बंध 1। ठीक इसी प्रकार यदि एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो हमें कार्बन व कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब कि जो बनने वाला बंध होगा वो पहला बंध सिग्मा बनेगा और उसका अगला पाई बनेगा और ठीक उसका अगला पाई बनेगा। और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसका मतलब यहाँ भी सिग्मा बनेगा। इस प्रकार जो जो हमारे सिग्मा बंध निकल के आए वो कितने आए? 3 और पाई बॉन्ड आए वो है 2। तो इस प्रकार से हम चेक करके बताएंगे कि किसी यौगिक में सिग्मा व पाई बॉन्ड की गिनती, किसी यौगिक में सिग्मा व पाई बॉन्ड कितने होते हैं हम इस प्रकार से कैलकुलेट करके बताएंगे। अब चलते हैं कार्बन के संकरण की ओर। कार्बन का संकरण एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो हेडिंग लगाइए कार्बन का संकरण। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। पूछा। अब हम आपको इसका एक डायरेक्ट ट्रिक देंगे। आप देखते ही किसी भी कार्बनिक यौगिक को बता देंगे कि उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो आइए अब हम इसके डायरेक्ट ट्रिक को देखते हैं। यदि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल होंगे तो जो निकलने वाला संकरण होगा, जो निकलने वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा वो हमेशा sp3 संकरण होगा। तो हम लिखेंगे यदि कार्बन के सभी बॉन्ड सिंगल तो जो संकरण होगा वो संकरण होगा sp3 संकरण। यदि कार्बन का केवल एक बॉन्ड डबल हो तो जो निकलने वाला हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2 संकरण। यदि कार्बन के केवल एक बॉन्ड डबल हो तो जो हमारा संकरण आएगा वो आएगा sp2 संकरण। और ठीक इसी प्रकार यदि कार्बन का यदि कार्बन के एक बॉन्ड डबल
या एक बॉन्ड ट्रिपल हो तो जो संकरण आएगा वो संकरण आएगा sp संकरण। तो ये था हमारा डाइट्रिक हाइब्रिडाइजेशन का, जिसके आधार पे आप कार्बनिक यौगिकों को देख के ही मात्र बता देंगे कि उनका हाइब्रिडाइजेशन कितना है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।